प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर भौतिक रूप से बढ़ रहे हैं। हर प्रकार की स्थितियों में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपनी पढ़ाई को बहुत ही सुरक्षित रखना है, क्योंकि वह आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण में सहायक है, आपके लक्ष्य निर्माण में सहायक है, आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। इसलिए अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से हमेशा बनाए रहें। आप वीडियो को देखें, टॉपिक को समझें। देखने पर सुनने पर भी ना समझ में आए, कमेंट करें। हमारे व्यक्तिगत नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा अपने लेख के माध्यम से आप किसी समस्या पर एक लेख लिखें। हमें यही समस्या है, उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित कर दें। हम आपको त्वरित समाधान तो प्रदान करेंगे ही, प्लस और सारे विद्यार्थियों के लिए भी हम उस स्तर की समस्या ना हो, इसलिए बेहतर रूप से ध्यान रखा जाए कि जो भी अधिगम की प्रक्रिया है वो सरल रूप से बनी रहे। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके कंप्यूटर विषय पाठ्यक्रम से संबंधित अध्याय क्रम 5 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आधारित हम वीडियो क्लास प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो क्लास में आपको हम मुख्य रूप से 3 तत्वों की जानकारी देंगे, उसी पर हम एनालिसिस करेंगे। उसके संदर्भ में हम आपको वीडियो क्लास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि ऑब्जेक्ट पर आधारित प्रोग्रामिंग, ऐसी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट पर आधारित हो। हम इसके पहले भी कई प्रकार से चर्चा कर चुके हैं कि जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम लिखना यानी कि प्रोग्राम करना ही प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं। उस प्रोग्राम को लिखने का उद्देश्य होता है कि हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। समस्या से समाधान की तरफ बढ़ने का मतलब है कि आपको एक मूल बिंदु से परिचय कराना, बल्कि प्रोग्राम में जो बातें होती हैं वह इनपुट से आउटपुट की तरफ बढ़ने की होती हैं। हम कोई इनपुट की सोच हमारी होती है, हम ऐसा सोचते हैं कि ये अगर हम इनपुट देंगे तो इसके संदर्भ में किस प्रकार का हमें आउटपुट प्राप्त होगा। हम ऐसी संकल्पना के लिए ही प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी प्रोग्राम को लिखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका उद्देश्य है कि ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग। जब भी हम किसी भी प्रकार का प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पर आपको हम 2 अवयवों के माध्यम से बता दे रहे हैं। प्रोग्राम कक्षा 10 में या छोटी क्लास में आप पढ़े भी होंगे, या अपनी क्लास में कहीं ना कहीं जो है आप इन बातों से परिचित हैं। अगर नहीं हैं तो हो जाएं। प्रोग्राम जो होता है वह 2 तत्वों पर आधारित होता है। उसका पहला तत्व होता है फंक्शन, यानी कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। यह किस प्रकार की प्रोग्रामिंग का भाग होता है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब हम यहाँ पर समेकित रूप से कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में फंक्शन मुख्य आधार होता है उस प्रोग्राम का, हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब दूसरा जो भाग होता है, प्रोग्राम डाटा में भी विभक्त होता है। यह जो है इस अवयव से संबंधित है, यानी कि OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि प्रोग्रामिंग यहाँ पर कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की हो गई। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मूल आधार डाटा होता है और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मूल आधार फंक्शन होता है। हम इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता दें जो विशेष रूप से है। डाटा में भी फंक्शन होता है, लेकिन डाटा में जो फंक्शन होता है वो सेकेंडरी होता है। यानी कि प्राइमरी क्या होता है? डाटा। सेकेंडरी क्या होता है? फंक्शन। और जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम लिखते हैं उसका प्राइमरी भी फंक्शन है और सेकेंडरी भी फंक्शन मुख्य रूप से है। तो इसलिए हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तब वह 2 भागों में विभक्त होता है। फंक्शन को सब रूटीन भी कहा जाता है। कोई भी प्रोग्राम
हम जब लिखते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के छोटे और बड़े फंक्शन में होता है, जिसको मॉड्यूल भी कहा जाता है, यानी कि मॉड्यूलिंग कहा जाता है। हम छोटे छोटे फंक्शन में उसको विभक्त कर देते हैं और इन्हीं फंक्शन को सब रूटीन भी कहा जाता है। आइए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से आपका परिचय करवाएं, जिसका मूल आधार होता है डाटा। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग करते हैं, यानी कि 4GL यानी कि चतुर्थ पीढ़ी भाषा का जब विकास हुआ तो उसमें डाटा पर ध्यान दिया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। हम दो तत्वों को लेकर एक बहुत छोटे से उदाहरण के रूप में आपको समझा देना चाहते हैं। जैसे किसी भी टीचर का नाम ले लो, कोई भी टीचर है, कोई भी कार्य जो कार्य करता, फंक्शन जिससे होता हो। जैसे हम किसी भी टीचर को ले लिए, यहाँ पर हम एक आरपी सिन्हा, इनका फंक्शन क्या है? टीचिंग करते हैं। मिस्टर आरपी सिन्हा क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसमें कठिनता कहाँ है? टीचिंग करते माने पढ़ाते हैं। अब ऐसे ही आप अपने स्तर पर अगर लें, पढ़ाते हैं, तो आपके मन में एक सेकंड क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा, क्या पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं तो सब विषय में आप ढूंढना शुरू करेंगे मिस्टर आरपी सिन्हा को। कंप्यूटर विभाग में भी ढूंढेंगे, हिंदी विभाग में भी ढूंढेंगे, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी ढूंढेंगे, इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी ढूंढेंगे। तो यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत जो फंक्शन पर आधारित बात है वो धीरे धीरे जटिल बन गई ना। हम मिस्टर आरपी सिन्हा को पढ़ाते हैं, उनका कार्य वो फंक्शन क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, हम उनको सभी विभाग में ढूंढेंगे। यह एक जटिलता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, हम इसी को एक पहचान देते हैं, एंटिटी देते हैं। जैसे डाटा जो है, अब जो आप सेकेंडरी क्वेश्चन जहां से जनरेट हुआ वो यहाँ का मेन क्वेश्चन है। जैसे मिस्टर आरपी सिन्हा टीचिंग करते हैं, कंप्यूटर टीचिंग करते हैं। तो अब आपको जो 7 डिपार्टमेंट और थे, यानी कि मतलब ओवरऑल कहीं कहीं आपको खोजना हुआ। अब वो ऐसी स्थिति ना बन करके सीधे आप उसी पॉइंट पर पहुंचे जिस पॉइंट पर आपको खोजना था। मिस्टर आरपी सिन्हा को आपने कहाँ सर्च किया, फाइंड आउट आपने कहाँ किया? कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। तो आपकी समस्या का समाधान बहुत ही सरल और तीव्र हो गया। तो इसलिए हम जो है जब डाटा का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का मूल आधार जो डाटा होता है, हम उसके आधार पर हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं और उसे आउटपुट प्राप्त करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने चल रहे हैं, उसका पहला बिंदु है ऑब्जेक्ट और दूसरा बिंदु है एलिमेंट ऑफ OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम पहले बिंदु की आज चर्चा करेंगे, वह है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और भी इसके अवयव जैसे एनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है। तो आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट समझाएंगे। ऑब्जेक्ट जैसे हम आप एक छोटी सी भाषा में कह सकते हैं कि इस संसार की संरचना प्राणियों से हुई है। तो यह वाक्य पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं पूर्ण है? प्राणियों के साथ बहुत सारे और भी ऐसी बातें हैं, जैसे कुछ भौतिक चीज़ें भी हैं। फिलहाल इस पर केवल इतने मानकर चलें, इस संसार की रचना प्राणियों से हुई है। लेकिन
जो भौतिक जगत को हम एक अलग पार्ट में कर दिए, तो भौतिक जगत क्या कहता है, फिजिकल वर्ल्ड क्या कहता है कि एक जो संपूर्ण विश्व की रचना हुई है वह किससे हुई है, वस्तुओं से हुई है। ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या है, ऑब्जेक्ट बहुअर्थी शब्द है। इस पर जो है आप अपने अंग्रेजी भाषा में अगर आप जानना चाहेंगे तो उद्देश्य हो जाता है, विरोध भी हो जाता है और कर्म भी होता है, लेकिन हम इन सब से हमारा विशेष मतलब नहीं है, हमारा मतलब अपने विषय से है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वस्तु, संपूर्ण संसार वस्तुमय है। उस वस्तु में इवन दैट ह्यूमन को भी काउंट किया गया, इंक्लूड किया गया, अर्थात मानव क्या है, प्राकृतिक है। मानव प्राकृतिक है, यह भी वस्तु है। और हवाई जहाज भौतिक है, हवाई जहाज भौतिक है, यह भी वस्तु है। तो इस संसार में जो प्राकृतिक है वह भी वस्तु है और जो भौतिक है वह भी वस्तु है, ऐसा हम प्रोग्रामिंग के दृष्टिकोण पर कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वस्तु, यानी कि जो संसार की संरचना हुई है वह वस्तु के द्वारा हुई है। वस्तु का मतलब है अगर हम हैं तो हम भी कोई कार्य करेंगे, कोई वस्तु है, यही चाक है, यह भी कोई कार्य कर रही है, तो इसी आधार पर वस्तु कहा गया। तो ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वस्तु, जिसको हम डाटा भी कहते हैं। इसका मतलब हो जाता है नेम प्लस फंक्शन। प्रिय विद्यार्थियों, ये तीन शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है, उसका कोई नेम होगा और उसका कोई फंक्शन होगा, यानी कि हम किसी भी वस्तु को वस्तु तब कहेंगे जब उसका कोई नाम हो और उसका कोई कार्य हो। अगर उसका नाम नहीं है, कोई कार्य नहीं है, हम उसको वस्तु नहीं कहेंगे। अब आप आंख बंद करके 1 मिनट के लिए सोचें कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ना कोई नाम हो ना कोई कार्य हो। कोई वस्तु नहीं पाएंगे, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसका कोई नाम ही ना हो और उसका कोई कार्य ना हो। सभी वस्तु का कोई ना कोई कार्य है, चाहे वह सजीव रूप में है, चाहे वह निर्जीव रूप में है, प्राकृतिक रूप में है या भौतिक रूप में है, उसका कोई ना कोई कार्य है। चाक है, इसका भी कार्य है। हम अंगुलियों से नहीं लिख सकते हैं, लिखने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, चाक का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके कार्य पर हम आधारित हो गए ना। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट का कोई नाम होगा और कोई कार्य होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल लिए थे, जैसे मिस्टर आर.पी. सिन्हा। मिस्टर आर.पी. सिन्हा एक वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग भाषा के अनुसार। और यह कोई ना कोई कार्य करते हैं। कार्य क्या करते हैं, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, टीचिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए वस्तु हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इनका नाम है और इनका कार्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट के अंतर्गत इस अवधारणा को समझते हैं। इसका अभिप्राय क्या होता है कि ऑब्जेक्ट केवल एक ही फंक्शन को परफॉर्म करता है। जो ऑब्जेक्ट होता है केवल एक फंक्शन को करता है। अब इसके बाद इसी में जो एडिशनल कॉन्सेप्ट है वह है क्लास का। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सेकेंडरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्लास। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट का ही विस्तृत रूप, विश्लेषित रूप क्लास है। क्योंकि ऑब्जेक्ट एक फंक्शन को परफॉर्म करता है और क्लास एक साथ अनेक फंक्शन को परफॉर्म करती है।
जैसे फैन, फैन क्या है? एक क्लास है। क्यों? किसी फैन का रंग ब्लैक होगा, किसी का वाइट होगा, ये बात अपनी जगह। दूसरी बात, हम उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं फैन चल गया तो भैया अब चलेगा ही, और अगर कोई फैन बंद है तो भैया ये चल नहीं पाएगा, बंद है तो बंद है, फिर ऐसा तो है नहीं। तो हम एक से अधिक फंक्शन उसमें होते हैं। वह स्लो मोशन में चल सकता है, मीडियम में चल सकता है, हाई मोशन में चल सकता है। तो हम क्या पाए? एक से अधिक कार्य हो गया ना उसमें। तो इस प्रकार से जो क्लास है वह एक से अधिक फंक्शन को परफॉर्म करती है, प्रदर्शित करती है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अवयव की बात आती है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अवयव की बात करते हैं तो बहुत सारे अवयव उसमें होते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है। तो हम आपको इनहेरिटेंस की तरफ ले चल रहे हैं, एक विस्तृत पॉइंट है। इसकी क्लास हम आपको और भी प्रस्तुत करते रहेंगे। इनहेरिटेंस का मतलब होता है उत्तराधिकार प्रदान करना। उत्तराधिकार का मतलब होता है, जैसे इनहेरिटेंस का मतलब होता है आनुवांशिकता से। जैसे हेरिडिटी आप पढ़े हैं तो आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? कुछ पिता में है, पुत्र में हुए, फिर उसके बाद की पीढ़ी में हुए, उत्तरोत्तर बढ़ता गया, यानी कि उत्तराधिकार एक दूसरे को मिलता गया। पिता से जो मिला पुत्र को, पुत्र से मिला अगली पीढ़ी को, अगली पीढ़ी से मिला अगली पीढ़ी को। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस का जो प्रयोग किया जाता है वह क्लास को उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो एक क्लास विभिन्न प्रकार के फंक्शन को प्रदर्शित करती है, उसके द्वारा जो है एक से दूसरी क्लास में फंक्शन को कमोवेश, मतलब कुछ कम भी होते हैं, कुछ ज़्यादा भी होते हैं, कमोवेश गुणों को विश्लेषित रूप से अवतरित करने के लिए जो है हम इनहेरिटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कभी कभी आप देखें, एक परिवार का एक फैमिली स्ट्रक्चर देखें, परिवार की संरचना को देखें, तो पिता में जो गुण हैं वह गुण बच्चों में जरूर होंगे। बस अंतर केवल इतना है कि कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ बच्चों में ऐसा है कि उसमें ज़्यादातर पिता के गुण होते हैं, कुछ बच्चों में कम पिता के गुण होते हैं, इस तरीके से। तो इसी प्रकार से हम एक फैमिली स्ट्रक्चर की बात जो करते हैं, हम अब यहाँ पर बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की। मतलब होता है कि क्लास को उत्तराधिकार प्रदान करना, यानी कि अपनी पूर्व की क्लास आने वाली क्लास को, यानी कि निर्मित क्लास को एक उत्तराधिकार प्रदान करती है जो फंक्शन पर आधारित होता है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक क्लास है, एक क्लास है, इसको हम बेस क्लास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस क्लास कहते हैं। अब इस बेस क्लास से एक अतिरिक्त क्लास का निर्माण भी हो सकता है, जिसे डिराइव्ड क्लास भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? बी जो है कौन सी क्लास है? बेस क्लास नहीं है, तो कौन सी क्लास है? डिराइव्ड क्लास है। क्यों डिराइव्ड क्लास है? क्योंकि बेस क्लासेस का डेरिवेशन किया गया है, यानी कि बेस क्लास के आधार पर ही इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए डिराइव्ड क्लास है। तो ए एक बेस क्लास हो गई और बी एक डिराइव्ड क्लास हो गई, यानी कि बी की उत्पत्ति ए से हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यह जो है सिंगल इनहेरिटेंस है। कौन सा इनहेरिटेंस है? सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि किसी एक बेस क्लास से एक डिराइव्ड क्लास का निर्माण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। हम अगली क्लास में इनहेरिटेंस